अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बिलाखिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का फुल्का एहतजाज भी काम कर गया और कल इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उनकी मुलाकात करवा दी गई। उज़मा खान की ये मुलाकात 20 मिनट तक जारी और सारी रही और वो तमाम स्पेक्यूलेशंस जो अडियाला जेल के बाहर से फैलाई जा रही थी और बहुत सारे लोग फिर उन्हीं की ज़बानी भी बोल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हलकों से आवाज़ें उठ रही थी और वो ये थी कि शायद इमरान खान को कहीं मुंतकिल कर दिया गया है या उनकी सेहत ठीक नहीं है या पता नहीं उनको खाने में कुछ दिया जाता है जिसकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो ये तमाम स्पेक्यूलेशंस तो टूट गई या रेत की दीवार साबित हुई, उसको कुछ भी कंसीडर कर लें। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि महमूद खान अचकज़ई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और रहनुमा पार्लियामेंट पर हमले के ख्वाहिशमंद नजर आए और फिर ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुले दिल से वेलकम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगता है कि ख्वाहिशात कुछ और ही हैं। इन ख्वाहिशात को जरा थोड़ा सा आज सुलझाने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब ज्वाइन करने का। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इमरान खान के ट्वीट से मैं आगाज कर लेती हूँ। और बड़ी हैरत होती है जब भी मैं उनका ट्वीट पढ़ती हूँ और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और आगाज और इब्तदा ही ऐसे अल्फाज से की जाती है जिसको हम तो शायद उस तरह से ले भी नहीं रहे होते और पता नहीं वो किस सोच के साथ इस तरह के अल्फाज लिख रहे होते हैं। एक साबिक वजीर आजम का इस तरह का ट्वीट करना और इन अल्फाज का इस्तेमाल करना किस सोच की अक्कासी करता है? देखिए, अगर हम समझना चाहें तो और अगर हमें ये एहसास हो कि किसी मनसब पे बैठे हुए शख्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप देखें ना, उसने एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके के साथ इस इखलाकी पस्ती को या इन इखलाकी कदरों को पामाल करने के लिए इस सूरत के साथ और एक मुनज़्ज़म काम किया कि अब उसकी कोई भी कही हुई लग़वियात जो है, कोई भी कही हुई नेगेटिव या घटिया बात जो है वो महसूस नहीं होती लोगों को कि ये घटिया। उन घरों में जिनमें आप देखेंगे ना कि बाप गालियां निकालता है तो उनके बच्चे भी गालियां निकालते हैं। बिल्कुल। तो उन घरों के अंदर गालम गलोच तो आम हो जाती है। हमारे कल्चर के अंदर एक ऐसा दौर था कि लोग गालम गलोच, तंज करना, ठट्ठा, मजाक उड़ाना, ताकीर करना, किसी की शक्ल पर बात करना, इन चीजों को लोग माइंड करते थे। हमारी सोसाइटी इस लिहाज से बड़ी एक जिसे कहना अच्छे आदाब वाली सोसाइटी थी। इसने सबसे पहले उस चीज को हिट किया और इसने स्टेज के ऊपर गालम गलोच, घटिया कलाम, डिग्रेड करना, मॉक करना, तंज करना, असबियत, नकलें उतारनी। आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर दूसरों की नकलें उतार रहा है, लेकिन वो कॉमन हो गई। आपकी यूथ के अंदर ये चीज फैल गई और आज अनफॉर्चुनेटली जब ये तमाम घटिया कलाम ये कर रहा है तो उसको एक बहुत बड़ा तबका बच्चों का जिसकी सबसे ज्यादा हमें फिक्र होनी चाहिए, इसने उनको पोल्यूट कर दिया है गालम गलोच पे। आप इस पे चले जाए एक्स के ऊपर, आप कोई चीज लिखे तो नीचे को आके माँ की गाली लिख रहा होगा, बहन की गाली लिख रहा होगा, वगैरह वगैरह। अब ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो इसमें से 3 चीजें निकलती हैं बड़ी। इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ज़हनी मरीज, दूसरा कहता है इखलाकी पस्ती, तीसरी चीज पे बाद में आएंगे। ज़हनी मरीज, सवाल ये है कि भाई तेरे से बड़ा कौन ज़हनी मरीज है? यानी अगर ज़हनी मरीज की टर्म पे कुछ चीज पूरी उतरती है तो तू सबसे बड़ा ज़हनी मरीज है कि तेरी जेल से पहली खबर जो बाहर निकलती है कि शदीद गुस्से में है। तो एक हदीस मुबारका है, दज्जाल जब खरूज करेगा ना, दज्जाल जब खरूज करेगा तो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शदीद गुस्से में खरूज करेगा। शदीद गुस्सा बाय इटसेल्फ ज़हनी मरीज की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। शदीद गुस्से में दी हुई तलाक भी तलाक काउंट नहीं होती, क्योंकि शदीद गुस्से के अंदर इंसान अपने नॉट जज्बात, अपने ये ज़हन आसान खता कर चुका होता है और वो नींद पागल या पागल हो चुका होता है। तो मोहतरम, तेरे बारे में तो गवाही ये है कि तू शदीद गुस्से में है, तू तो पागल है, एक पागल आदमी है, तेरा तो इलाज की जरूरत है। ज़हनी मरीज तुम हो मिस्टर इमरान साहिब, ज़हनी मरीज तुम हो। दूसरा कहता है इखलाकी पस्ती। अब इस डायरेक्शन में यकीन करें, मैं कभी भी
इन डिस्कशंस में नहीं जाना चाह रहा होता हूँ, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला पर्दे रखे, अल्लाह ताला पर्दे रखे। इखलाकी पस्ती के सबसे गटर का सबसे बड़ा कॉकरोच तुम हो। इखलाकी पस्ती पे जब तुम आओगे तो जो इखलाकी पस्ती, जिसको इखलाकी पस्ती कहा जाता है, उसके सबसे बड़े लीडर तुम हो, और तुम इखलाकी पस्ती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। यानी तुम अपना कैरेक्टर देखो, तुम हम कहते होते ना कि यार तुझे तो कम से कम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आदमी सोचता है ना कि मैं ये किसी के बारे में कह रहा हूं, तो बंदा कहता है यार मेरे, लेकिन जो जैसा है वो वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करता है। नहीं, बंदा सोचता है कि यार मैं कोई ऐसा हूं तो मैं किसी चरस पीने वाला किसी को चरसी कहे तो कहेगा यार, हम कहते ना यार तुझे तो किसी को चरसी नहीं कहना चाहिए, तू तो सुबह शाम जब तक छूटा ना लगाए बात यहाँ तक। इखलाकी पस्ती का लफ्ज इस शख्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं मजीद आगे नहीं जाता हूं, नहीं तो इखलाकी पस्ती की दलदल में जो ये है शायद कोई और। बस रोकड़ी साहब आप थोड़ा आगे नहीं जाएंगे? यस, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको आगे और लेके जाती हूँ। और तीसरी चीज जो बड़ी अहम उसमें कही गई वो ये कही गई कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। हाँ, और किसकी जगह नहीं है, और ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, और कौन दो तरफ खेलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसका इशारा अपने उन की तरफ है, इसका इशारा अपने उन एमएनएज और उन एमपीएज की तरफ है, इसका इशारा अपने सेनेटर्स की तरफ, अपने सेनेटर्स की तरफ है। अब क्यों इशारा ये कर रहा है? क्योंकि ये किसी प्रोग्रेसिव चीज को कबूल नहीं कर सकता, नंबर वन। दूसरा, ये इतना जहनी मरीज है खुद कि ये समझता है कि कोई भी जो एमएनए बना है या सेनेटर जो है वो इसका जाती चाकर है, इसका गुलाम है। और इसमें कसूर उनका भी है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से, एक लीडर से मुर्शद का सफर इस जहनी मरीज ने तय किया, और अब ये उन ज़ॉम्बीज का तो मुर्शद बन गया, लेकिन ये उस पार्टी के अंदर पॉलिटिकल लोग जिसके साथ शामिल हुए थे, जो पॉलिटिक्स करने के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने के लिए भी शामिल हुए थे। ये कहता है कि तुम कोई पॉलिटिकल पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं करोगे। ये जिस तरफ इशारा कर रहा है कि किसी वर्कशॉप में नहीं जाओगे, किसी तुम्हें कोई बुलाएगा, हाँ एक काम करोगे, अगर तुम्हें इंडियन चैनल पे दावत दी जाए, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत बात करनी है, इसका कोई एमएनए या सेनेटर चला जाए, ये उसको, ये ज़हनी मरीज उसको ताज पहनाएगा, कहेगा मेरा ये सेनेटर है जिसने इंडियन चैनल पे बोला। हम इस पे बात तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, कि ये किसी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच को डिनाई करता है। तो फिर भाईजान तू डिनाई करना, तू अपने तमाम एमएनएज को क्या इस्तीफा दो, क्योंकि तेरे कागजों में तो ये है कि ये जो तनख्वाह ले रहे हैं मेरी वजह से हैं, इनका नाम है मेरी वजह से है, ये रोटी खा रहे हैं मेरी वजह से खा रहे हैं, ये तो समझता है कि ये जिंदा है तो मेरी वजह से हैं। हाँ। तो किक देम आउट। ठीक है, करेगा ये ज़हनी मरीज है ये, और शदीद गुस्से में है। और इस्तीफे कौन देगा? मतलब इधर से ऑर्डर्स आएंगे और उधर से हम देखेंगे कि इस्तीफों की लाइन लग जाएगी या नहीं, कोई रेजिस्ट भी करेगा। अब जब ये ज़हनी मरीज भी है और इखलाकी पस्ती के अंदर फंसा हुआ ये जो इंसान मिस्टर इमरान है, ये अनकरीब कहेगा इस्तीफा दो। अब उस जगह पे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसके लिए क्यों खुदकुशी करेंगे? किस लिए करेंगे? क्यों करेंगे? अपना पॉलिटिकल करियर क्यों करेंगे? या रोटी उन्हें ये दे रहा है, उनकी ज्यादती है कि अभी तक वो इसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनको करीब उनको ये सिला देगा। ठीक है, अच्छा आपने चूंकि जिक्र किया कि पॉलिटिकल किसी भी अप्रोच या प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ ये पार्टी नहीं बढ़ती है, या इमरान खान की अपनी सोच ऐसी है, थोड़ा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं और शॉर्टली कंपैरिजन कर लेते हैं। आज मैं देख रही थी कि आसमा शिराजी साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और खबरें भी जिन ज़राए से उनके पास होती हैं वो मुस्तनद खबरें ही होती हैं। आज उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाए। तो हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और नवाज शरीफ साहब ने चूंकि खुद भी जेल काटी थी, तो इमरान खान साहब बड़े बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते थे, और नवाज शरीफ साहब तो आज बड़े खुले दिल से उनके लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं ना वो कहते हैं आर नहीं दिलाना चाहिए, एक कोड है, मर्द को कभी भी आर नहीं दिलाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता हूं कि नून लीग के बारे में ये क्या कुछ कहता रहा है, मैं उस तरफ जाता नहीं। मियां नवाज शरीफ शायद एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर एक पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव रास्ता ढूंढने के लिए शायद उन्होंने ये बात की हो, शायद। अच्छा। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आसमा शिराजी जब कह रही है तो कोई बात होगी, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, लेकिन मैं अपना तबसरा दूं या करूं तो इमरान एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है। वो आपके मुल्क को वहां ले गया है जहां पे पॉलिटिकल डायलॉग
पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच, जैसे अपने लोगों को आज वो शंट कर देगा कि वो किसी पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव हिस्सा बने किसी का। तो इमरान के इस केस को, इस ज़हनी मरीज और इस इखलाकी पस्ती के मीनार को आप पॉलिटिकली या जो एक राइट दुनिया का प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल कल्चर है, मेरे ख्याल में आप उस पर इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसके जो नताइज हैं, इसके साथ नरमी के जो नताइज हैं, वो नुकसान मेरी जात आपकी जात नहीं है, वो नुकसान आपके मुल्क का है और आपके इस पूरे मुल्क का नुकसान है। आई डोंट नो तो वो क्या है, लेकिन तो मैं समझूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर एक बात की है, तो उस बात को हम उस पैराए में एक समझेंगे कि एक ठीक राय है उनकी, एक पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिहाज से। लेकिन मेरा ये राय है कि इस शख्स को, इमरान को, आप किसी भी अच्छे मेयार पर तोलेंगे तो उसका रिजल्ट निकलता है। ओके, अच्छा, हमने ये देखा कि कल जो इमरान खान साहब की बहन है उज़मा, उनको मुलाकात की इजाजत मिल गई और 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी उतारी रही और बहुत सारी अफवाहें जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद पाई जाती थी, उन अफवाहों ने भी दम तोड़ा है। सवाल मेरा आपसे रोकड़ी साहब ये है कि ये 1 महीने के बाद, मेरा ख्याल है 4 हफ्तों के बाद मुलाकात हुई, उज़मा खान ही क्यों? नौरीन खान ने तो बड़ी मेहनत की, इंडियन चैनल के ऊपर भी आ गई। मैं आपको तो उनकी अप्रोच ये थी कि मैं आऊंगी तो शायद मेरी मुलाकात हो जाएगी। फिर अलीमा खानम को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उज़मा का इंतखाब। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वो कई दफा कहता होता हूँ कि हम क्योंकि कौम कबाइल से मुंसलिक लोग हैं ना, तो जहाँ पे इसकी बहनों का मामला आता है तो मैं वहां पे बहुत सारी चीजों को रोक लेता हूँ। मैं चीजों को रोक लेता हूँ, चीजों के ऊपर मैं डिस्कशंस में नहीं जाता हूँ। मेरा ख्याल ये है, आपके सवाल का जो मैं दूंगा जवाब उसका ये है कि उन्होंने जो एक गैर सियासी बयानात का बाहर ना आना, ये प्रिंसिपल स्टैंस है। कोई भी आदमी जो अंदर है उसका कानून है कि वो सियासी बयानात नहीं दे सकता। तो एक तो शायद ये सोचा गया कि इस मुलाकात के जरिए सियासी बयानात नहीं आएंगे, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरिएशन होती है, और ये मुलाकात कराई गई, मुलाकात अच्छा कराई गई, ठीक किया कराई गई। उसके पॉजिटिव असरात ये निकले हैं मुलाकात के कि जो एक झूठ जो इंडियन मीडिया चला के बैठा हुआ था कि जी पता नहीं क्या हो गया है, मार दिया गया है, फलां कर दिया गया है, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। उसकी निकली है कि मौसू बिल्कुल हट्टे कट्टे और हशाश बशाश, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन शदीद इंडियन मीडिया को कंधा देने वाले भी तो खैर ये खुद लोग हैं। मुलाकात का आपको लगता है? देयर इज नो डाउट। मैंने कहा कि आज इनका कोई एमएनए उठ के इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ बात करे, ये उसको गले से लगाएगा और कहेगा कि इसके घर हार भेजो और इसे फूलों से तोड़ो। ठीक है, अच्छा, ये लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच में कोई एमएनए या कोई सेनेटर अगर बैठा पाकिस्तान के लिए, ये उसको कहेगा डबल ना खेलो। अच्छा, चूंकि अब हम ये देख रहे हैं कि मुलाकात का एक सिलसिला शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है कि आप सुहेल आफरीदी की भी मुलाकात करवा दी जाएगी? आई डोंट नो। मुझे उस नौजवान का जो है ना, अभी तक उसकी रविश और उसकी जो कल मुझे एक मेरे दोस्त छोटे बरखुरदार है, वो आ रहे थे फ्रॉम पेशावर, तो पेशावर से यहाँ पहुंचने पे ही कुड नॉट कम, और वो सवाबी से उतर के अगेन ही वेंट बैक। सवाबी के करीब 40 औबाश गुंडे खड़े हुए हैं। अच्छा। उन्होंने मेन मोटरवे ब्लॉक किया हुआ है, आग लगाई हुई है, और फ्रॉम सवाबी टिल पेशावर कॉमन जो आदमी है जिसने ट्रेवल करना है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, जो घरों में आ रहे हैं, उन्होंने सारा दिन इनको जलील किया, तासुर ये देने के लिए कि हुकूमत वक्त कुछ कर रही है। यानी वो जो बैठा होगा, जो बंदा थका हुआ गाड़ी के अंदर बच्चों के साथ बैठा है, वो गाली किसको निकालेगा? तो वो इतना उस नौजवान के ऊपर मुझे बड़े इश्कालात हैं राइट फ्रॉम द डे वन, कि वो जिस मकसद के लिए लाया गया है वो मकसद बड़ा खतरनाक है, और उससे कब वो टारगेट अचीव कराने के लिए ये एक्टिवेट करेंगे आई डोंट नो, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं होती, क्या होती है वो मैटर नहीं करती। ठीक, अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट पर हमला करेंगे। 2014 में भी हमने देखा था कि इस तरह की बहुत सारी कोशिश की गई थी, खैर उस वक्त की भी हुकूमत ने इनको बर्दाश्त किया था और आज भी वही हुकूमत है। ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने कहा है कि आए मुज़ाकरात करें, आप के मेरे घर के दरवाजे हुकूमत और आपको एक साथ एक पेज पर बिठाने के लिए खुले हुए, लेकिन इस ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई खातिर खा कबूल नहीं किया। ऑफर तो अच्छी है, करनी लेनी चाहिए एक्सेप्ट। महमूद खान हमारे लिए, मैं अभी कई दफा कहता हूँ कि उस जो कोड है ना
जो एक पठानों का या उस कोड में महमूद खान मुअज़्ज़ज़ तस्वर किया जाता है उस कोड में, ये चीज शायद इधर ना, लेकिन महमूद खान ने तो पिछले दिनों हमला वो जेल पे भी करना था और कराना था, जिस पे मैंने लाइटर नोट कहा था कि फिर शायद महमूद खान को अपना वो जो इनका एक गरान है, महमूद खान का एक बहुत करीबी, तो फिर शायद गरान रवाना होगा जो हमला करेगा। लेकिन महमूद खान को के खिलाफ भी इन्होंने महमूद खान को अगर ये बयान उन्होंने दिया है, महमूद खान को ये बयान नहीं देने चाहिए। वजह महमूद खान को अपने वकार, अपने कौम कबीले के वकार, अपने जो लेगेसी वो लेके चल रहा है, उसके वालिद की जो लेगेसी है, महमूद खान को कई चीजें हम कहते हैं ना कि यार हम कहना चाहते हैं लेकिन तेरे वो एक है ना, मिसाल दे दूं, एक है वो एक कुत्ता भौंका ना, तो उसने कहा तुझे कुछ मारने लगा, उसने कहा नहीं यार तेरे मालिक का मुंह देखता हूं कि वो हमारा दोस्त है, इस कुत्ते को नहीं मारते। तो महमूद खान ने ये सोचना है कि महमूद खान का जो अपना नाम या महमूद खान की जो अपनी चीजें हैं, महमूद खान बहुत ख्याल करे, महमूद खान को अपने वकार को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इमरान रोखड़ी साहब, जिसको अपनी इज्जत की खुद परवाह नहीं होती, फिर कोई भी उसकी इज्जत की परवाह नहीं करता। अपने वकार को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें दुख होगा कि महमूद खान इस शख्स के लिए अपना वकार और अपनी डिग्निटी कुर्बान करेगा। और पार्लियामान पे हमले वाली बात अगर महमूद खान ने की है, उनको नहीं करनी चाहिए और उनको ये देना चाहिए कि मैंने ये गलत बात की। ठीक है, अच्छा बस लास्टली मुझे बता दें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, बस मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईवान में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने गवर्नर राज के हवाले से बात की और कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो वफाक गवर्नर राज जो है वो सूबे में लगाएगा भी। असद कैसर ने कहा कि किस हैसियत से लगाएंगे, और उसके बाद हमने ये देखा कि सीएम केपी ने चैलेंज किया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर गवर्नर राज लगाएं, हम वो कुछ करेंगे जो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। देखिए, असद कैसर की बात गैर अहम, अच्छा, उस नौजवान की बात अहम। उसने धमकी दे रहा है ना कि तुमने किया तो मैं ये रिट्रीट करूंगा। पहली बात यह है कि गवर्नर आज क्या लगाना चाहिए, केपी को क्या इस दलदल से निकालना चाहिए, 100% कन्विंस्ड निकालना चाहिए। लेकिन मिजाज यानी फिर आप बंदा लाएं जनरल फजल हक निकाले, या उसको कब्र से निकाले, जनरल फजल हक को कब्र से निकाले और जिंदा करें, वो तो हो नहीं सकता। फिर फजल हक चाहिए केपी को, केपी को फजल हक चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा जो डीएनए है ना, डीएनए का को स्टडी कीजिए, पठान इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। केपी जो है मसाइल का शिकार है, उनकी जिंदगियां इस पॉलिटिकल पार्टी ने अजीरन कर दी है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से असबियत जगा के उनको खड़ा किया हुआ, और असबियत बड़ी खतरनाक चीज है। उनको चाहिए रिलीफ और उनको चाहिए उनकी आइंदा नस्लों के लिए अमन। उनको इस दुश्मनी से, इस गंद से निकालना चाहिए। हाँ, फिर कहा कि फजल हक को जिंदा करके ले आओ और गवर्नर बना दो तो केपी खड़ा हो जाएगा, केपी रिलैक्स हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई हल नहीं नजर आता? फजल हक ढूंढो, बंदे ऐसा मर्द पड़ा हुआ है केपी के अंदर, ऐसा आला आदमी पड़ा हुआ है केपी के अंदर। एक और भी तो चीज है, ओवरऑल कहतुर्रिजाल है, ओवरऑल हम अच्छे को पसंद कहाँ करते हैं, और उसको फिर काम कहाँ करने देते हैं? मजबूत को आगे आने कौन देता है? दलेर और गैरत वाले की जगह आजकल के दौर में वैसे काम है। अगर दलेरों की और गैरत वालों की जगह होती तो केपी का ये हाल होता है, ये बाकी। और बहरहाल इस टॉपिक को मेरे ख्याल में इसको मजीद डिस्कस नहीं करते। चले ठीक है, आप कहते हैं कि डिस्कस नहीं करते। आप कहना चाहती थी वो क्या है? नाम पूछना चाह रही थी कि आपको कोई नाम लगता है इसका? बड़ी जरखेज जमीन है। मैं आपको एक नाम दे देता हूँ, अमीर हैदर होती एक उनके पास मौजूद है। अमीर हैदर होती नाम ले लिया, उस लेवल का नहीं है जैसे फजल हक था, लेकिन फजल हक के लेवल के लोग हैं। जनरल अली मोहम्मद जान और जैसा बंदा वहां पे है बंदे। मैंने नाम दे दिया जनरल अली मोहम्मद जान और दे दिया एक नाम, दूसरा नाम ले लिया अमीर हैदर होती, तीसरा नाम मैंने लिया जनरल फजल हक, उसको तो डाल नहीं सकते हो। तो अली मोहम्मद जान और अजय जैसे लोग हैं आपके पास। इन दो नामों को कंसीडर किया जा सकता है बकौल रोखड़ी साहब के। बहुत शुक्रिया, रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात नेक्स्ट पॉडकास्ट में होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।